हेलो। शो हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही लाइव है सभी लोग। सभी लोग लाइव चल रहे हैं सर। है? ठीक। आवाज एक दूसरे को सभी लोगों को आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है। ओके, आशुतोष जी। जी परफेक्ट है सर। कोई समस्या नहीं है ओके। सर। आ, नमस्कार। आप सभी लोगों का यंग जीनियस ग्रुप के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम इस मंच से तीन लोग फेसबुक लाइव कार्यक्रम के जरिए आप लोगों से जुड़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम में आज तीन अतिथि मौजूद हैं। पहले कृष्ण गोपाल गुप्ता सर, दूसरे राजल गुप्त सर और तीसरा स्वयं मैं आशुतोष कुमार यादव। कृष्ण गोपाल। ये आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप धन्यवाद। लोगों को पता है जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में काफी सारे मुद्दे हैं। अ, उन मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे, जैसे सफलता सफलता के सूत्र, आज का वर्तमान आज के वर्तमान समय में युवाओं की स्थिति और समय प्रबंधन। तो हमारे अन्य अतिथि, आप लोगों से निवेदन है कि अपनी बातों को रखें। सबका अभिनंदन करें। क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक सर? ये आप राजल सब सर अपनी हमें आवाज सुनाई दे रही है। आवाज सुनाई दे रही है आशुतोष जी। हाँ, अपनी हाँ, बातें रखें सर। अ, सबका आवाज आ अभिनंदन। रही है। जी, पहले कृष्ण गोपाल सर शुरू करेंगे कि हम करेंगे? आप करें सर। आप शुरू करिए। हम करें। नमस्कार, मैं राजल यंग जीनियस ग्रुप के इस पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं आशुतोष जी का, कृष्ण गोपाल सर जी का, कि उन्होंने अपने साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य दिया। साथ ही साथ आप सभी दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों से जुड़ना बड़े ही सौभाग्य की बात है और आप सभी का विशेष आभार करता हूं। आशुतोष जी और हम सभी को जानकारी मिली कि 1000 से ज्यादा हम लोगों की संख्या हो गई और ये दर्शाता है कि कितना विश्वास आप यंग जीनियस ग्रुप को दे रहे हैं और इसके लिए आप सभी को बधाई देने के साथ साथ मैं आशुतोष जी, रोहित जी और कृष्ण गोपाल सर जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि आप तीनों लोगों की सामूहिक मेहनत से आज ये संगठन इतना आगे जा रहा है और इतने अच्छे अच्छे वक्ताओं को आपने आमंत्रित किया और इतना ज्यादा इतने कम समय में आपने इतनी लोकप्रियता हासिल की। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं ये जो हम लोग का एक छोटा सा कार्यक्रम है आप सभी को पसंद आएगा और मैं कृष्ण गोपाल सर जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वो भी कुछ शब्द कहें, तब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हेलो, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण गोपाल गुप्ता। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और बहुत ढेर सारा प्यार। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं आज हमसे लाइव में, यंग जीनियस ग्रुप के पेज पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हम सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं कुछ छोटी छोटी बातों को के बारे में बात करने के लिए। राजल सर हैं, आशुतोष जी हैं और इस यंग जीनियस ग्रुप को स्टार्ट करने में जितने लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, मेनली आपके रोहित सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को इस पेज को 1000 से ऊपर बनाने के लिए, लाइक देने के लिए और इतनी संख्या देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अब हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी लेट हो चुका है इस बार। तो फिलहाल मैं राजल सर को आमंत्रित करूंगा कि आप अपना टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी का। जैसा कि आज के विषय के बारे में मुझे बताया गया है, इसमें 4 विषय हैं। सफलता के सूत्र, विद्यार्थियों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और टाइम मैनेजमेंट। मैं 2 विषय के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहला है सफलता और सफलता के सूत्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर लोग सफल होना चाहते हैं, यह बिल्कुल ही सत्य बात है। लेकिन एक और सच्चाई यह भी है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि सफलता है क्या। बहुत सारे लोग
के बारे में सफलता की अलग अलग परिभाषाएं हैं और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के लिए सफलता की अलग अलग परिभाषा होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक क्रिकेट खिलाड़ी को लें तो उसके लिए रन बनाना या विकेट लेना और उसके द्वारा अपने देश को जिताना सफलता की परिभाषा हो सकती है। उसी प्रकार एक डॉक्टर के लिए एक मरीज को स्वस्थ करना, उसके जीवन को बचाना सफलता की परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है। ऐसे ही अगर हम किसी व्यवसाय को लें तो उसके लिए ग्राहकों की बेहतर सेवा करना और धन को अर्जन करना एक सफलता की परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम विद्यार्थियों को लें तो उनके लिए अच्छे अंक प्राप्त करना, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, एक अच्छा करियर बनाना सफलता की परिभाषा के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए सफलता की अलग अलग परिभाषाएं हैं, इसलिए किसी के लिए भी सफलता एक समान नहीं है। इसलिए सफलता को परिभाषित करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। लेकिन अगर इसकी एक बहुत ही सरल डेफिनेशन मुझे अगर परिभाषा करनी हो तो मुझे लगता है सफलता का अर्थ है कि सबसे पहले यह जानना कि आप क्या चाहते हैं और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना ही सफलता है। मैं कुछ साल पहले की बात करना चाहूंगा। हमारे यहाँ फर्नीचर का काम हो रहा था और हमारे घर पर एक कारपेंटर आए थे। वो बहुत ही ज्यादा मृदुभाषी थे, उनका स्वभाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उनके स्वभाव से प्रभावित होकर के मैंने उनके बारे में जानना चाहा। बातों ही बातों में उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया, जैसे कि उनके 3 बच्चे हैं और 25 साल से वो ये कारपेंटरी का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक और बात कही जिससे मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा इस 25 सालों से मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। तो इस आश्चर्य को जानने के लिए मैंने उनसे पूछा आखिर आपका सपना है क्या। तो उन्होंने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे तीनों बच्चे सम्मान के साथ जीवन जिएं और अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से चलाएं और वो जीवन भर खुश रहें। उन्होंने ये भी बताया कि आज उनके तीनों बच्चे अच्छी तरह शिक्षित हैं और भारत के बड़े शहरों में अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं और आजीविका चला रहे हैं। उनका कहने का अर्थ था कि उनका सपना पूरा हो गया, उनके तीनों बच्चे सम्मान के साथ जी रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो कारपेंटर सफल व्यक्ति है क्योंकि उन्होंने जो चाहा वो पाया। ऐसे ही आपका जो भी सपना हो, आप बस इसके लिए आपको ये सबसे पहले क्लियर करना होगा कि आप क्या चाहते हैं और जो भी आपकी इच्छा हो उसे अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप सफल हैं। खुद से पूछिए आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसको आपको लगता है कि आपका जन्म इसी को ही प्राप्त करने के लिए हुआ है और फिर उस इच्छा को अगर आपने पूरा कर दिया तो आप सफल हैं। अब आते हैं सफलता सूत्र पर। मेरे हिसाब से किसी भी काम को या किसी भी लक्ष्य को या किसी भी बड़े सपने को प्राप्त करने के लिए हमें 8 कदमों की जरूरत होती है जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। सबसे पहला कदम है कि स्पष्ट रूप से परिभाषित करिए कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा कदम है दोष देना या बहाने बनाना बंद करिए, विशेष रूप से तब जब आप उस सपने को हासिल करने में अब तक असफल रहे हैं। तीसरा कदम स्पष्ट रूप से यह भी कल्पना करिए कि अगर आपने उस सपने को, उस लक्ष्य को या उस काम को पूरा कर लिया तो वो कैसा दिखाई देगा। चौथा तरीका, जिम्मेदारी लीजिए कि अगर उस काम को या उस लक्ष्य को या उस सपने को पूरा करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर है। या कि अगर ये लक्ष्य तक आप पहुंचेंगे तो सिर्फ आप ही पहुंचेंगे और अगर इस सपने को पूरा करेंगे तो आप ही करेंगे और इस सपने से जो फायदा मिलेगा वो भी आप ही को मिलेगा। पांचवा तरीका है ऐसे चीजों के बारे में सोचिए कि जिनकी जानकारी या जिन्हें सीखने की आपको जरूरत है उस सपने को पूरा करने के लिए। क्या है ऐसा जो आपके पास अब भी नहीं है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है या कुछ ऐसे लोगों की सहायता या मार्गदर्शन की जरूरत है जो कि आपके पास अब भी नहीं है? तो उन्हें भी सीखिए। छठवा है योजना बनाइए और समय सीमा निर्धारित कीजिए। योजना में आप जो भी उस सपने को पूरा करने में जो भी आपके मन में आ रहा है सभी कामों की सूची बना लीजिए और उसे क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करिए। कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं, उन सबको एक सीक्वेंस में अरेंज करिए। साथ ही साथ एक समय सीमा भी निर्धारित करिए कि कब तक वो काम आप पूरा करना चाहते हैं।
7वां कदम है, आपने योजना बना ली, अब उस योजना के हिसाब से कामों को करना शुरू करिए। लेकिन ध्यान में रखिए और समय समय पर जांचते भी रहिए कि क्या आप अपने मन चाहे परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आप अपने कदमों की ओर देखें कि आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं, क्या कुछ गलतियां हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो उन कदमों को तुरंत सुधारिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। 8वां कदम है, तब तक लगे रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं, जब तक कि आपका सपना ना पूरा हो जाए। हो सकता है कि आप निर्धारित समय सीमा में अपना सपने को पूरा ना कर पाए, लेकिन फिर भी अपनी समय सीमा को बढ़ाइए और अपने सपने को, अपने लक्ष्य को पूरा करिए। इसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत ही जनरल एग्जांपल है और ज्यादातर लोग को मुझे लगता है दिक्कत होती है आज के समाज में, वजन ज्यादा होना। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा है, उसे स्पष्ट रूप से पता है कि उसका वजन ज्यादा है। अब दूसरा काम जो उसे करना है कि दोष देना बंद करना है। कि हो सकता है वो व्यक्ति पहले दोष देता हो कि मेरे पिताजी का वजन ज्यादा है या मुझे हार्मोन की दिक्कत है, इस वजह से उसका वजन ज्यादा है। और उससे साथ ही साथ बहाने भी बनाना बंद करना होगा, जैसे कि उसके पास समय का अभाव है इसलिए वह जिम नहीं जा सकता। तीसरी चीज उसे जो करनी होगी वह यह है कि अब जो है उसे जिम्मेदारी लेनी होगी कि अब उसे जो है इस काम को खुद करना है और साथ ही साथ अपनी जानकारी को भी बढ़ाना होगा कि किस प्रकार वो अपने वजन को घटा सकता है। हो सकता है वह किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करे जिसने अब तक वजन घटा लिया हो सकता है वह आहारों के बारे में पढ़े कि क्या आहार खाने से वजन कम होता है। अब उसके बाद वह व्यक्ति अपनी योजना बनाएगा कि उसे किस प्रकार से अपने वजन को घटाना है। मान लेते हैं व्यक्ति का वजन 90 किलो था और उसे 75 किलो तक का वजन करने का उसने टारगेट बनाया है। अब वह उसे 3 महीने की समय सीमा ले सकता है और यह मान के चल सकता है कि 5-5 किलो प्रति माह वह वजन घटाएगा। इसके लिए वह फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी खत्म कर देगा और मसालेदार भोजन से बचेगा, जबकि वह फलों और जूस का सेवन को बढ़ाएगा। और वह काम शुरू करने के बाद समय समय पर, उदाहरण के तौर पर 10 दिन पे वह जांचेगा कि क्या उसका वजन कम हो रहा है। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, उन चीजों को और ज्यादा करे। अगर उसे लग रहा है कि उसका वजन अब भी नहीं कम हो रहा है तो वह जांचे कि कौन सी गलतियां वह कर रहा है और उसके बाद उन्हें सुधारे। और फिर आखिरी कदम, तब तक वह यह काम करता रहे जब तक कि वह 75 किलो के आंकड़े तक ना पहुंच जाए। हो सकता है 3 महीने के समय में वो उस आंकड़े तक ना पहुंच पाए, तो उसे करना यह होगा कि थोड़ा से अपने समय सीमा को बढ़ा दे और अपने लक्ष्य को पूरा करे। तो ये थे मेरे हिसाब से सफलता और सफलता सूत्र के सिद्धांत। अब मैं आशुतोष जी और कृष्ण गोपाल सर जी को आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी बात रखें। जी सर, मैं राजल सर, आपकी बातें बहुत अच्छी रही, लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्नों को साझा करता हूँ। तो वर्तमान समय में जो विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्याएं, खासकर सफलता के बारे में, तो क्या सफलता ऐसी सफलता के बारे में आपकी चर्चाएं हो रही थी, तो अपने कुछ प्रश्नों को मैं आपके साथ साझा करता हूँ, आप उससे अपनी राय रखें। क्या सफलता भाग्य पर निर्भर करती है? मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। पहले एक महान बेसबॉल खिलाड़ी ने कहा है, मैं उतना ही ज्यादा भाग्यशाली होता हूं जितनी ज्यादा मैं मेहनत करता हूं। समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हेलन केलर जैसे, अब्राहम लिंकन जैसे उदाहरण, जिन्होंने अपने जीवन में अत्यंत ही ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा सफल रहे। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि सफलता भाग्य पर निर्भर करती है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में भाग्य का रोल ज्यादा होता हो, वो कम मेहनत में थोड़ी ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हो, लेकिन अगर भाग्य का इतना ही रोल होता तो व्यक्ति कर्म क्यों करता। इसलिए मैं चाहूंगा कि कर्म करें और सफलता पाएं। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हम सभी ने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। खरगोश बड़ा ही भाग्यशाली है, वो बहुत तेजी से भागता है, लेकिन कछुए को जो है उस तेज गति उसे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन वो अपने मेहनत के बल पर, निरंतर प्रयास के बल पर नई ऊंचाइयां छूता है। तो मुझे लगता है कि मेरा ये संदेश क्लियर है कि भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करें और आप बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। जी, वर्तमान समय में काफी सारे लोग, सबके जीवन का ही एक लक्ष्य होता है सर कि सभी लोग सफल हो सकें। और हमारे जैसा कि आपने बताया और जैसा कि कई जगह हमने पढ़ा भी
लिखा रहता है कि किसी भी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करना, जो आपके लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है, वही सफलता है। तो क्या व्यक्ति अगर जीवन में एक जी। बार किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लेता है, तो क्या उसके अतिरिक्त वो जीवन में और बार मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त करेगा, तो क्या उसकी सफलता होगी, क्या असफलता होगी? थोड़ा सा मैं और आपकी बातों में जोड़ना चाहूंगा। मनुष्य का जीवन ऐसा बनाया गया है कि उसे जी। हर बार संतुष्ट वो नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले जब मैं युवा था तो मुझे लगता था कि मुझे बाइक बस सीख लेनी चाहिए, मेरे लिए बस यही चीज होनी चाहिए। उसके बाद मुझे अंदर लालसा है कि मैं कार सीखूं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं प्लेन भी चलाना सीखूंगा। तो मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। ईश्वर ने उसे ऐसा बनाया है कि वो हमेशा आगे की ओर सोचता रहता है, और ये अच्छा भी है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ऐसी चीज, ऐसा प्रभु ने उसे दिमाग दिया है जिसके लिए उसकी कोई सीमा नहीं है। उसने हवा को, वायु को जीत लिया, उसने अंतरिक्ष को जीत लिया, उसने इतनी सारी चीजें बना दी जो कि असंभव सी लगती है। तो कहने का अर्थ बड़ा ही सरल है कि आपको हमेशा आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपने एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो उसके आगे के लिए जाए वो। आशुतोष जी, मैं आपसे आप प्रमाण है कि आपको याद होगा जब मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था तो आपने पूछा था कि आपका अगला लक्ष्य क्या है। तो मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपनी पुस्तक का विमोचन कराऊंगा। क्या आपको याद है आशुतोष जी? जी हाँ, मैं याद है सर आपकी बातें। ठीक। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी पुस्तक का विमोचन हो गया था तो आपसे मेरी क्या चर्चा हुई थी? आपसे हमारी ये चर्चा हुई थी कि अगला जो विमोचन होगा वो माननीय राज्यपाल जी के हाथों से होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जब भी आप कहीं पहुंच जाए तो उसके आगे के बारे में सोचें। जैसे मैंने एक आदमी की जीवनी पढ़ी जो कि एक अरबपति इंसान था। तो उसने कहा कि आपको लखपति या करोड़पति बनने का लक्ष्य बनाना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपके पास पैसे मिलेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पैसे को कमाने के दौरान आप बिल्कुल नए तरीके के इंसान बन जाएंगे। अगर आप उस पैसे को दान में भी दे दें, तब तक आपने इतना हुनर सीख लिया होगा, आप बिल्कुल अलग तरह की सोच के मालिक हो गए होंगे और इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा लेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि लक्ष्य प्राप्त करने के दौरान आपकी सोच, आपके काम करने का तरीके में जो बदलाव आता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह नहीं कि जो आप उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। आपको तरह तरह की विफलताओं का सामना करना पड़ता है। आपको कैसे नए लोगों से मिलना है, कैसे अपनी काम को आप क्या क्या तरीके सोच सकते हैं, आपको अपने सोच के दायरे को बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा बड़े करते जाएं और खुद भी अपनी सोच से और अपने कामों को भी बड़ा करते जाएं। और बस लक्ष्य मेरे हिसाब से सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने का साधन। सर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे जी। होते हैं कि वो नहीं सफल हो जाते हैं, तो अपनी चीजों को जो उनके हिसाब से जो सफलता है, जो उनका लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल टिप्स हैं कि जो आप साझा कर सकते हैं लोगों से कि क्या मतलब कम उम्र में सफलता का राज क्या हो सकता है? नहीं, फिर से बताइए किसके लिए आप पूछ रहे हैं, किस सफलता का राज? देखिए सर, मेरी बातें आप ध्यान से सुने सर। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के लक्ष्य ये होते हैं कि सफलता को प्राप्त करना है। सबका एक लक्ष्य होता है, सबका एक एम होता है, हमें ये प्राप्त करना है, जो भी उनका लक्ष्य है, नौकरी प्राप्त करना है, किसी प्रकार का लक्ष्य। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लक्ष्य तक बहुत ही कम उम्र में पा जाते हैं, उस लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसे लोग कैसे संभव, कैसे उस लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लेते हैं? और काफी सारे लोग उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको और समझाना चाहूंगा इसे। जी चलिए, धन्यवाद आशुतोष जी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। काम असंभव क्यों लगता है, पहले ये जाने आप। हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां नकारात्मकता बहुत ज्यादा हमारे पर हावी रहती है। हमें जब बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हम क्यों कोई काम नहीं कर पाएंगे और क्यों कोई काम हमारे लिए असंभव है। जैसे जब मैं बी लेवल का स्टूडेंट था तो हमारे बहुत सारे साथी हमें बताते थे कि क्यों कोई पेपर क्लियर करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, या बी लेवल में पास आउट परसेंटेज क्यों कम है। तो इससे ज्यादातर जो भी उनके संपर्क में लोग आते थे, उनके मन में याद आता था कि ज्यादातर लोग कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुझे भी ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं आपसे बस ये सुझाव देना चाहूंगा, मेरा सुझाव ये है कि जिन्हें सफलता नहीं मिल रही है वो ऐसे लोगों की तलाश करें जिन्हें जीवन में सफलता मिल चुकी है। ऐसे लोग जिन्हें बेहतर होगा कि ऐसे उनके खुद के क्षेत्र के व्यक्ति को खोजें जो उनके क्षेत्र के हैं, और वो जाने कि उन्होंने कौन से ऐसे कदम उठाए जिन्हें वे सफलता मिल गई। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मान लीजिए मैंने किताब लिखी, तो मेरे लिए बेहतर नहीं, थोड़ा सा मैं चेंज करूं।
उदाहरण के लिए मैं ऐसे लोगों का एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए कोई किताब अगर लिखना चाहता है, तो उसे ऐसे लोगों को खोजना चाहिए जिसने पहले किताब लिख रखी हो, और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए कि उन्होंने किताब कैसे लिखी। इससे होगा ये कि उनके अनुभव से ना सिर्फ उनको उसको लाभ मिलेगा, बल्कि उस काम को करने में लगने वाला समय भी काफी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ उसे ये प्रेरणा भी मिलेगी कि अगर ये व्यक्ति ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सफलता प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला ये है कि लोगों की जीवनियां पढ़ें। ऐसे महान लोग जिन्होंने अत्यंत ही विपरीत परिस्थितियों में नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनसे हमें सीखने को मिलता है कि अगर इतनी अत्यंत परिस्थितियों के बावजूद भी अगर ये लोग सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो इसे अपने जीवन की आदत बना ले और ये अपने मन से निकाल दें कि मेरी उम्र ज्यादा है या मेरी उम्र कम है। आपकी जो इस समय उम्र है वो सबसे अच्छी उम्र है। आप जहां तक भी पहुंचे हैं, आप अपनी गलतियों को और अपने अच्छे कर्मों के को कलेक्शन है, मतलब आप जितने समझदार बने हैं आज वो गलतियों को ही करके बने हैं। इसलिए इस चीजों को निकाल दें कि आपकी उम्र ज्यादा है या आपकी उम्र कम है। बस अपने कर्म को सबसे अपने सर्वोत्तम प्रयास के साथ करें और एक्सपर्ट लोगों से सीखें, असफल लोगों से नहीं। आशुतोष जी, मेरा ये जवाब। जी, अगला अगला सवाल आपसे मैं सर फिर पूछता हूँ सर कि क्या कभी कभी सफलता में ये भी बाधक होता है कि जो अवसर मिलते हैं वो उनको भी कोई नहीं पहचान पाता, तो क्या इस वजह से भी असफल हो जाता है? जी, तो मेरी आवाज इसके लिए नहीं, आपकी मैं समझ गया कि असफलता जब नहीं मिलती है, फिर से आप बोल दे तो। जी, सफलता जब नहीं मिलती है तो क्या कभी कभी उसमें जो अवसर मिलता है जो हमें किसी अच्छे पद पे या किसी अच्छी जगहों पे ले जा सकता है जिससे हम सफल हो सकें, तो क्या उस अवसर को ना पहचाना भी असफलता का कारण हो सकता है सर? हो सकता है, बिल्कुल। अवसर को पहचानना होगा। और एक चीज मैं इसमें आपकी कहानी में जोड़ना चाहूंगा आपकी बात को समझाने के लिए। एक किसान था और वो बहुत ही खुश था, अपने जीवन से बहुत ज्यादा संतुष्ट था। और एक दिन की बात है, वो किसान गांव में रहता था। एक बाहर का शहर का एक आदमी आया और उस किसान से मिला। उस आदमी के पास, जो कि शहर से आया था, उसके पास एक चमकती हुई वस्तु थी। गांव के आदमी ने पूछा कि ये क्या है, तो उस आदमी ने बताया कि ये हीरा है और इस हीरे में इतनी ताकत है कि वो जिस व्यक्ति के पास भी वो हीरा हो वो बैठ करके खा सकता है, साल भर तक भी उससे काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसके पास इसके जैसे 100 हीरे हों तो वो जिंदगी भर भी उसे काम करने की जरूरत नहीं है। किसान, जो कि बहुत ही खुश और बहुत ही ज्यादा संतुष्ट था, उसके मन में आया कि क्यों ना ऐसे हीरों की तलाश की जाए, मेरा जीवन बदल जाएगा और मुझे जीवन भर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी सोच जब उसके मन में आ गई तो वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और उसने कुछ दिन बाद यह तय किया कि वो अपने खेत को बेच करके बाहर जाएगा और हीरो की तलाश करेगा। वो अपने खेत को बेच देता है और बाहर अन्य शहरों में जाता है। जो भी पैसा उसे मिला था वो अलग अलग शहरों में जाता है और हीरो की खोज में लगा रहता है। धीमे धीमे उसके पैसे खत्म होने लगते हैं, धीमे धीमे उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, लेकिन उसे हीरे नहीं मिलते। एक दिन वह इतना निराश हो जाता है कि नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेता है। उधर दूसरी ओर जिस आदमी ने उस गांव के आदमी का खेत खरीदा था, एक दिन वो खुदाई कर रहा था, उसे कुछ अलग तरह के पत्थर मिले और उसने ऐसे पत्थरों को कभी नहीं देखा था, इसलिए उन पत्थरों को उठा करके उसने अपने घर पर रख लिया। 1-2 दिन के बाद वह शहर का आदमी दोबारा वापस आया और उसने उस किसान के आदमी की खोज की। उसे पता चला कि वह आदमी बाहर हीरो की खोज में चला गया है, और लेकिन उसकी निगाह उन पत्थरों पर पड़ी जो कि बहुत ही अलग तरीके थे। तो उसने पूछा ये क्या है, तो उस आदमी ने बताया कि ऐसे पत्थर मुझे जो है खेत में मिले। तो उसने बताया यही तो हीरे हैं। तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तब उसने उसे बताया कि ये हीरे वास्तविक रूप में नहीं है, इन्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इन पे काम करना पड़ता है, इन्हें चमकाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है और तब जाकर के ये हीरे के वास्तविक रूप में आते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले हमें जानना होगा, अवसरों को समझना होगा कि अवसर किस तरह के दिखते हैं, कोयले के रूप में भी और हीरे के रूप में भी। जब हम जानेंगे कि जो हमें
बाधाएं मिलती हैं, वो बाधाएं या असफलता सीखने का एक माध्यम है, हमें और भी ज्यादा बेहतर बनाने का एक माध्यम है। और जब हम उनसे सीखेंगे तो हम बेहतर बनेंगे, हमारी नींव मजबूत होगी और हम सफलता की ओर अपना एक कदम बढ़ाएंगे। तो इसलिए जीवन में ये मान के चले, बाधाएं सीखने का अवसर है और किसी भी बाधा से हार ना माने। कभी अगर आप विफल हो भी गए, अवसर चूक भी गए, तो भी आशावादी बने कि ऐसे अवसर और भी आएंगे। एक बार मुझसे चूक हो गई, लेकिन अगली बार मैं चूकूंगा नहीं। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगला सवाल है सर आपसे, क्या कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं, वो अपनी प्रतिभाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये भी बहुत बड़ा कारण है अपनी प्रतिभाओं का उपयोग ना कर पाना, कि जिसके कारण वो जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाते? दोबारा से मैं अपने क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ सर। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, बहुत ज्यादा प्रतिभाएं होती हैं, बहुत ज्यादा प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, वो असफलता को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जी जी आशुतोष जी, सबसे पहले तो ये आपको परिभाषित करना होगा कि आपके हिसाब से सफलता है क्या। असमंजस की स्थिति में कभी भी चीजें हमें नहीं मिल सकती। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मान के चलते हैं कि 100-200 लोगों की लाइन लगी है रेलवे के टिकट खरीदने के लिए। एक व्यक्ति इंतजार करता है कि कब मेरा नंबर आए और वो लाइन में लगा हुआ है। जब उसका नंबर आता है 100-200 व्यक्तियों के बाद, रेलवे काउंटर वाला व्यक्ति पूछता है कि मैं आपको कौन सा टिकट दूं। व्यक्ति कहता है मुझे नहीं पता। तो ये बड़ी ही अजीब सी स्थिति है। और ये काल्पनिक उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि पहले व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसे क्या प्राप्त करना है, पहले वो क्लियर हो, तभी वो पहचान पाएगा अवसरों को। दूसरी चीज, मैं ये चीज आपको सफलता में जोड़ना चाहूंगा कि सफलता का मतलब संतुलन है, जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को हम लोग देखते हैं जिन्हें हमें लगता है ये बहुत ही ज्यादा सफल है और वे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बहुत कुछ फिल्मी सितारों के बारे में कहूंगा, जो कि हमें लगता है कि इनका जीवन बहुत ज्यादा सफल है, वे नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है और हमें आश्चर्य भी होता है कि उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। कहने का मतलब यह है कि वो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल नहीं हुए, जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्होंने संतुलन नहीं बनाया। आवश्यकता यह है कि हम जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाएं, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और जो भी क्षेत्र है, सेहत हो, सब में एक संतुलन बना करके चले। जब संतुलन रहेगा, बिल्कुल उसी तरह की जैसे कि पहिए को घूमने के लिए पहिए को गोल होना जरूरी है, और अगर पहिया गोल नहीं रहेगा तो वो घूम नहीं पाएगा। इसी तरह जीवन के क्षेत्र जब तक आपस में सामंजस्य में नहीं होंगे तो हमारा जीवन अच्छे से घूमेगा नहीं और हम अच्छे से नहीं जो है कर पाएंगे। प्रतिभा की बात हम करते हैं तो ऐसा जैसे हमने कछुए और खरगोश की कहानी को लिया, कम प्रतिभा के साथ भी व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे कछुए के केस में हुआ, वह लगा रहा और बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो कि जिनके पास टैलेंट कम था, लेकिन निरंतर प्रयास और कठोर मेहनत की बदौलत वे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अरब देश, उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, ऐसा देखा गया है, जिनसे वो आगे बढ़े, लेकिन तेल जैसी एकमात्र चीज की बदौलत वे बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति की बदौलत, अपनी शक्ति पर फोकस किया कि किस चीज में वो अच्छे हैं, और उस शक्ति को बदौलत उन्होंने अपने आप को विश्व में स्थापित किया। तो कहने का मतलब है अपनी प्रतिभा को भी पहचाने और आपकी जो भी प्रतिभा है उस पर फोकस करिए और अपनी कमियों को नजरअंदाज क्या करें, उसको भी मजबूत करिए, लेकिन जो आपकी प्रतिभा है उसको ज्यादा और भी ज्यादा सशक्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृष्ण गोपाल गुप्ता सर जी हमारे बीच से लाइव से कट चुके हैं, तो अगला सवाल फिर मैं आपसे ही पूछता हूँ सर। क्या असफलता में जब आदमी असफल होता है तो क्या उसमें अनुशासन की कमी होती है कि जिससे वो असफल होता है सर? हाँ आशुतोष जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, मुझसे छूट गई थी। अनुशासन अगर आपके अंदर नहीं है तो आप बिल्कुल किसी प्रकार की सफलता आपको नहीं मिलेगी। एक लेखक थे, उन्होंने 1000 सिद्धांत दिए थे। उनका नाम था कॉपमैयर, विदेशी लेखक थे। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, किताबों का नाम तो मुझे याद नहीं है, और प्रत्येक किताब में 500 सिद्धांत थे सफलता के, कुल मिलाकर के 1000 सिद्धांत थे। एक पत्रकार उनके पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि सर आपने 1000 जो सिद्धांत दिए हैं, अगर उनमें से कोई एक सिद्धांत मुझे अपने लाइफ में अप्लाई करना हो
जिससे कि मुझे सफलता मिल सके, तो वो कौन सी होगी? तो उन्होंने कहा वह एकमात्र सिद्धांत होगा आत्म अनुशासन का। अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन नहीं है तो ये 999 सिद्धांत बेकार है। अगर आपके अंदर आत्म अनुशासन नहीं है तो आप चीजों को एग्जीक्यूट कराने में, अमल कराने में असफल रहेंगे। जब आपका मन करता है तब तो आप काम कर ही सकते हैं, लेकिन जब आपका मन ना करे तब भी आप काम करें, यही सच्चा अनुशासन है और यही आपको सफलता की ओर ले जाता है। प्रकृति हमें अनुशासन सिखाती है। सूरज एक निश्चित समय पर उगता है और एक निश्चित समय पर अस्त होता है। सीजन भी, चाहे गर्मियों के हों चाहे जाड़े के हों, वो भी एक समय पर आते हैं, एक समय पे चले जाते हैं। प्रकृति से हम सीखते हैं अनुशासन को। कुछ और भी फिल्मी सितारों से भी हम आजकल सुनने को मुझे मिलता है, जैसे अक्षय कुमार, मैंने सुना कि एक बहुत जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने अपने आत्म अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे व्यवसायी हैं, बहुत सारे उद्यमी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जीवन में सिर्फ इसीलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने आत्म अनुशासन को अपनाया और आत्म अनुशासन की बदौलत उन्होंने अपनी कमियों को भी अपनी शक्तियों में बदल लिया और आज वो बहुत ही ज्यादा आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अगला क्वेश्चन आपसे करता हूँ सर। जी। जी। कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता को कैसे माप सकता है? क्या कोई उसका मेजरमेंट है, कोई उसका मापक यंत्र है जिससे उसको माप सकता है? जैसे हमें दूरी मापना है तो हम मीटर स्केल का उपयोग कर सकते हैं। जी, हम चाहेंगे, ठीक है। आशुतोष जी, थोड़ा सा मैं बात को समझाने के लिए हो सकता है विषय से इधर उधर भी जाऊं। कोई समस्या नहीं है सर। व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है खुशी। अगर कोई काम, अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, अगर मैं मान के चलता था कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मैं तब खुश हो जाऊंगा, तब मैं सफल हो जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे आ जाते हैं लेकिन वो खुश नहीं रहते, असंतुष्ट रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर मेरे पास नाम और शोहरत होगी तब वे उन्हें लगेगा कि वे खुश होंगे या संतुष्ट होंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उनकी जिंदगी खोखली होती है। मापक ये है, मुझे लगता है मेरे अनुसार, अलग अलग लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। मेरे हिसाब से सच्ची सफलता वो होती है जिससे आपको संतुष्टि मिलती है कि आपने अपने जीवन का सार्थक रूप से उपयोग किया, आपने अपने जीवन का सही योगदान किया, आपने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया, जिससे ना सिर्फ आपकी प्रतिभा का इस्तेमाल हुआ बल्कि अन्य लोगों के जीवन में भी अच्छा बदलाव आया। आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी किताब राजनीति टाइम मैनेजमेंट आज हजारों लोग पढ़ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब उनसे मुझे संदेश मिलता है कि मेरी किताब से उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा या उनकी मेरे किताब से उनके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरी किताब से उनके जीवन ही बदल गया। तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं जहां हूं वहां से बैठ करके ही मैं कुछ ऐसा योगदान दे रहा हूं उस व्यक्ति के जीवन में जिससे मैं जानता भी नहीं। मैं अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस प्रतिभा के इस्तेमाल से हजारों लोगों को फायदा हो रहा है और इस प्रतिभा के इस्तेमाल से कुछ मुझे भी फायदा मिल रहा है। मुझे सम्मान मिल रहा है, ख्याति मिल रही है और मुझे आर्थिक भी लाभ मिल रहा है। इससे मुझे संतुष्टि मिल रही है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं। तो सफलता का एक बहुत बड़ा मापक होगा संतुष्टि, कि आपका जीवन मायने रखता है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो ऐसे लक्ष्य बनाएं जिससे कि ना सिर्फ आपके जीवन में बेहतरी आए बल्कि दूसरों के जीवन में बेहतरी आए। आप खुश महसूस करें, आप संतुष्ट महसूस करें। महसूस करना ज्यादा अच्छा है। उदाहरण के तौर पर याद करिए, आपने कभी किसी व्यक्ति की मदद की हो जो कि सड़क पर था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बहुत ही असहाय स्थिति में था। मुझे याद है आज से ये 2012 के लगभग की बात होगी, बहुत ही ज्यादा जाड़ा पड़ रहा था। मैंने कोट पहना हुआ था, मैंने उस व्यक्ति को कोट उतार करके दे दिया अपना और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट देख करके। तो मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा सफल हूँ, एक बुजुर्ग आदमी के जीवन में मैंने बदलाव लाया। और ऐसी खुशियां बहुत ही ज्यादा स्थायी होती है और आपके जीवन में बदलाव लाती है। और एक और चीज मैंने पाई कि अगर आप किसी के लिए एक अच्छा काम करते हैं बिना किसी प्लानिंग के, और तो आपको उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट, कई गुना ज्यादा मात्रा में आपको मिलता है किसी ना किसी और तरीके से। एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा
कि मैंने एक प्रेस वार्ता की थी 15 मई 2012 को कि युवाओं में आत्महत्या की दर बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और युवाओं में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जब मैंने इस प्रेस वार्ता को किया तो मेरी आयु और भी ज्यादा कम थी, लोगों ने मुझे बहुत हल्के में लिया और मैंने सोचा बताइए इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला, कुछ भी मेरा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन प्रभु की कृपा देखिए, एक हफ्ते बाद एक पत्रकार श्री नीरज श्रीवास्तव जी ने मुझे फोन किया कि जो मैंने जिस रिपोर्ट को बना करके प्रेस वार्ता की थी उसके लेख उनके अखबार में छपे हैं और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं उनके अखबार में एक मोटिवेशनल कंटेंट राइटर के रूप में लिखूं और काफी दिनों तक मैंने उस अखबार में योगदान दिया और उसके बाद कुछ और अखबारों में भी योगदान दिया। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि और अपनी किताब भी लिखूं। तो कहने का मतलब आशुतोष जी, सफलता का मतलब ये है खाली अपने तक सीमित मत रहिए, दूसरे के जीवन में भी बदलाव लाइए, अपनी प्रतिभा का भी इस्तेमाल करिए और कुछ ऐसा तरीका खोजिए जिससे कि आपकी प्रतिभा से दूसरों को भी लाभ पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृष्ण गोपाल गुप्ता सर जी हमारे बीच से लाइव सेशन से कट चुके हैं। फिर जी। मैं कुछ और सवालों को आपके साथ साझा करता हूं जिससे हमारे दर्शक जी और जी जो जी भी लोग लाइव कार्यक्रम से वो सुन सके अपनी बातों को और जी जो भी उनकी काम की चीजें हैं वो उसको ग्रहण कर सकें जिससे हम लोग के जी कार्यक्रम करना सफल हो सके। तो मैं अगला सवाल पूछता हूँ सर कि जी जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सफल व्यक्ति जो सफलता होती है वो जो है सकारात्मक जी चीजों पे निर्भर करती है। मतलब व्यक्ति को हमेशा सकारात्मकता की जी चीजों को प्राप्त करना चाहिए, वो सकारात्मक रहे अपने विचारों से। जी जी तो आपको पता जी है कि व्यक्ति जो है समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जी जो उसको नकारात्मकता में जी पहुंचा देते हैं। तो मतलब वो अपने जी दिमाग को ऐसी क्या खुराक दे दे, क्या दवा की खुराक दे दे कि जिससे वह सफलता की जो मार्ग मुख्य माध्यम है सकारात्मकता, जो जी दिमाग को जो सही करने के जो मतलब कि मानसिक संतुलन को जो सही करना है उनको वो उस पे जी अपना ध्यान केंद्रित कर सके और नकारात्मक जो बातें उसके जी दिमाग में बार बार आती हैं जो लोगों ने कही हैं या फिर कहीं से उसे जी सुनने में मिला था, टेलीविजन के जरिए किसी भी माध्यम से उसने देखा है, तो कैसे वो जो है जी उन चीजों से बच सके और अपने अंदर सकारात्मकता ला सके। तो क्या इसके लिए कोई निरंतर कोई ऐसे काम करने की आवश्यकता है या प्रतिदिन ऐसे जी कामों को करना चाहिए, कुछ दिनों पे उनको कामों को करके हम सकारात्मकता को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम है सफलता को प्राप्त करने के लिए जी व्यक्ति का सकारात्मक होना। क्योंकि यदि व्यक्ति जी सकारात्मक ना होकर के नकारात्मक हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह हाँ सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो ज्यादा नकारात्मकता को प्राप्त करता है तो उसका मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है, वो मानसिक अवसाद में भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या जी करें कि जिससे हम सकारात्मकता को बनाए रखें और क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ऐसी स्थिति का कुछ आप समाधान बताएं जिससे लोगों को कुछ लाभ मिल सके। जी आशुतोष जी, इस वीडियो पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। अ, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं क्लास 6 फेल था और मैंने अपनी शिक्षा में बार बार मिल रही असफलताओं के कारण मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और मैंने एक तरह से समझ लीजिए कसम ही खा ली थी कि मैं दोबारा पढ़ने नहीं जाऊंगा। मेरे दादाजी ने मुझे बहुत बार समझाया, बार बार समझाया कि ऐसे काम नहीं होगा और उन्हें मुझे प्रेरित किया कि पढ़ाई दोबारा जारी रखो, भले ही कितने धीमे करो लेकिन लगातार कोशिश करती रहो। और उन्होंने एकमात्र मेरे जीवन के प्रेरणा थे जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि तुम ये कर सकते हो। और उनकी ही दी हुई प्रेरणा की बदौलत मैं क्लास 6 फेल से 9 डिग्री सर्टिफिकेट तक पहुंचा, जिसमें 4 प्रोफेशनल डिग्रियां भी हैं, जिसमें LLB, MCA, बी लेवल या MCA, PGDBA और जर्नलिज्म भी शामिल है। मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति से भी बहुत आगे तक निकलना संभव है। कोई चीज जो आपका बहुत ही कमजोर पहलू था उसे भी आप मजबूत पहलू बना सकते हैं। ये मैंने अपना एग्जांपल दिया। अब आशुतोष जी आते हैं कि समाज में इतनी सारी नकारात्मकताएं हैं और अगर बार बार भी दिक्कतें आ रही हैं, बार बार वातावरण में ऐसी चीजें हो रही हैं कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो क्या करें? इसके लिए बहुत ही सरल एग्जांपल होगा भारत की आजादी। भारत की आजादी के लिए 50 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले ही लोगों ने तैयारी की। इतिहास में मैं बहुत ही कमजोर हूं, आशुतोष जी बेहतर आप डेट याद कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पहले के लोग थे उनके पास एक विजन था, एक भविष्य दृष्टि थी कि हम रहे ना रहे लेकिन हमारा देश आजाद होगा और हम लोग एक बेहतर जिंदगी जिएंगे। हमें भी एक विजन लेके चलना पड़ेगा कि लोग चाहे जो भी कहें, मेरा लक्ष्य ये है, मेरी भविष्य दृष्टि ये है
मैं यहां तक पहुंच के रहूंगा। वो लोग सिर्फ आज को देख रहे हैं, मैं भविष्य को देख रहा हूं। मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे जो भी करना होगा, जो भी सीखना होगा, जो भी मेरे अंदर बदलाव लाना होगा, मैं करूंगा। ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आपसे खुद इस तरह से आपको आत्मचर्चा करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आते हैं आशुतोष जी इस बारे में कि सकारात्मक कैसे हो हम, और किस प्रकार से बार बार नकारात्मकताओं की बमबारी से हम कैसे बचे। सबसे पहले आशुतोष जी, सकारात्मक रहने के लिए हमें खुद से आत्मचर्चा को बदलना होगा। आत्मचर्चा का अर्थ है कि आप मन ही मन कैसे बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब मेरा वो दौर चल रहा था जब मैं असफल था, मैं पढ़ाई में विफल था, तो मेरी आत्मचर्चा कुछ इस प्रकार होती थी कि क्योंकि मेरे ज्यादातर टीचर्स या मेरे जो भी बड़े हैं यह मानते हैं और कहते हैं कि मैं शिक्षा में या पढ़ाई में या लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्योंकि ये उनकी अपेक्षा है, इसलिए मुझे भी इसे पूरा करना चाहिए और वो लोग गलत नहीं होंगे। मैं बार बार अपने मन में भी इसी तरह की बातों को लाता था और इसलिए मेरा रिजल्ट भी खराब था। मैं खुद से अपेक्षाएं कर रहा था क्योंकि लोग मुझसे अपेक्षाएं कर रहे थे कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी वही कदम उठा रहा था जिससे कि मुझे खराब रिजल्ट मिले। तो पहला तो है अपनी आत्मचर्चा को बदले, आप मन ही मन कैसे बात करते हैं। दूसरे क्या कहते हैं इसको आप छोड़ दीजिए, ये उनकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं। आप अगर आपका सपना है, आपका लक्ष्य है आगे बढ़ने का, तो खुद की पीठ थपथपाइए, खुद ऐसी आत्मचर्चा तैयार करिए कि, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि सकारात्मक होने के साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। सकारात्मक मानसिक नजरिया होना अच्छा है, यह आपको आगे तक ले जाएगा, लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप सकारात्मक मानसिक नजरिए के साथ कर्म भी करेंगे। दूसरा तरीका सकारात्मक होने का यह है आशुतोष जी कि ऐसे लोगों का उदाहरण पढ़ें, बार बार नियमित रूप से अध्ययन करें कि ऐसे कौन लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सफलता के शिखर तक पहुंचे। उन लोगों का अध्ययन करें, इससे बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलती है। लोगों की जीवनियां पढ़े, एक पूरा जीवन, कैसे एक व्यक्ति 70 साल 80 साल का जीवन, क्या उसने गलतियां की, क्या उसने अच्छाई की, कैसे उसने अपनी गलतियों को दूर किया। लोगों को जीवनियां पढ़े, लोगों के जीवन से प्रेरणा ले, सकारात्मक प्रेरणा ले कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप सकारात्मक मानसिक नजरिया विकसित कर सकते हैं। तीसरी चीज, लोगों की बुराई करना बंद करिए। अगर आप लोगों की बुराई करते हैं तो आपका भी दिमाग पॉल्यूट हो जाता है, आपका भी दिमाग दूषित हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। मेरी माताजी कई बार कुछ बिस्कुट्स के पैकेट होते थे, एक मीठा होता था, एक नमकीन होता था, या 2-3 तरह के डिब्बे बिस्कुट एक डिब्बे में पैक कर देती थी। इससे होता यह था कि जिस बिस्कुट का असर ज्यादा होता था उसकी महक दूसरे बिस्किट में आ जाती थी। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें करेंगे, लोगों की आलोचना करेंगे, आप भी कहीं ना कहीं उन गुणों को अपने अंदर अब्सॉर्ब करेंगे। इसलिए नकारात्मक बातों को करना आज से ही बंद करिए। चौथी चीज सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाने के लिए ये होगी, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करें। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप बहुत पहले बार में ही बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं तो आपकी विफलता सुनिश्चित हो जाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब बॉक्सिंग में, ये मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था, किसी रिसर्च में बताया गया था, जब कोई बॉक्सिंग में किसी नए खिलाड़ी को उतारा जाता है तो उसे अपने ही लेवल के खिलाड़ी के आसपास के मैच में उतारा जाता है, ताकि उसे कम से कम यह उम्मीद रहे कि वह सफल हो सकता है। अगर उसे बहुत ही बड़े खिलाड़ी के सामने उतारा जाएगा तो तुरंत ही हिम्मत हार जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वह तो इतना है और उसे हराना असंभव है। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त करें। पांचवा तरीका, आशुतोष शायद पांचवा तरीका है, गिनती में भूल रहा हूं। पांचवा तरीका है, जब भी आपका मानसिक नजरिया नकारात्मकता की ओर जाए, ये ऐसा तरीका आशुतोष जी ये बता रहा हूं मैं आपको, जो मैं खुद अपने लाइफ में अप्लाई करता हूं। जब भी आपका हौसला डावाडोल होने लगे या आप निराश होने लगे, खुद से याद करिए कि कुछ ऐसे मौकों पर जब आप हार से ऐसे मौकों को जब आप हार के मुंह से सफलता को आपने छीन लिया हो, ऐसे मौके जब आप हिम्मत हार चुके थे लेकिन आपने अंतिम क्षण में सफलता को अपने मुट्ठी में कर लिया। और दूसरा तरीका यह होगा
कि आप अपनी बड़ी बड़ी सफलताओं को याद करिए, आपने उन सफलताओं को कैसे अर्जित किया, कैसे आपने उन खुशियों को प्राप्त किया और आपको कैसा महसूस हुआ था। तो इससे आपको प्रेरणा मिलेगी बेहतर करने की, इससे आप सकारात्मक होंगे और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी क्वेश्चन आपके सामने जी रखता हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया है जी और काफी सारे जी दर्शक जो कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे उन्हें काफी विलंब हो रहा है, क्योंकि जी जी कार्यक्रम हम लोगों ने काफी विलंब से शुरू जी किया, तकनीकी समस्याएं थी जी और जी तकनीकी समस्याओं की वजह से जी ही कृष्ण गोपाल गुप्ता जी कार्यक्रम से हट गए हैं। तो आखिरी सवाल है, जी जी उसके बाद कभी जी मौका मिलता है अगले नेक्स्ट नेक्स्ट कार्यक्रम में, आप कभी समय मिलता है तो फिर से आपसे जुड़ा जाएगा और बातों पे चर्चाएं की जाएंगी। काफी सारे मुद्दे हैं जी जी कि युवाओं जी के जी लिए, जो लोगों के लिए काम में आ सकते हैं। सर, आखिरी जी सवाल जी ये है कि क्या सफलता को प्राप्त करने के लिए आत्मसम्मान का होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल, आत्मसम्मान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक ये बड़े ही अफसोस की बात है कि लोग खुद का सम्मान नहीं करते और ये चाहते हैं कि दूसरे उनका सम्मान करें। लोग खुद पर विश्वास नहीं करते और वो चाहते हैं कि दूसरे उन पर विश्वास करें। मैं थोड़ी सी आध्यात्मिक नजरिया इसमें डालना चाहूंगा, क्योंकि जब से मैंने ईश्वर में आस्था रखनी शुरू की, मेरा जीवन बदल गया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा भी आपका सम्मान नहीं करेगा। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं प्रभु में बहुत ज्यादा आस्था रखता हूँ। प्रभु की हर चीज बनाई हुई बहुत ही ज्यादा नायाब है, अद्भुत है और उसकी नकल नहीं की जा सकती। मनुष्य कोशिश जरूर करता है, लेकिन आज भी प्रकृति की बहुत सारी ऐसी चीजों को वो खोज नहीं पाया है। ईश्वर ने जिस चीज को भी बनाया है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा नायाब है। और इंसान इंसान तो सबसे अच्छा प्राणी है प्रभु के द्वारा बनाया हुआ। इंसान के पास ऐसी चीज है जो किसी और में नहीं है। उसके पास सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है और अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके वो ऐसी चीजों की रचना कर सकता है जिससे संसार बदल सकता है। मैं सुझाव दूंगा सभी को कि खुद का सम्मान करें। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। जब मैं पढ़ता था, जब मैं क्लास 6 फेल था और मैं पढ़ाई छोड़ चुका था, मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी थी कि मैं खुद का सम्मान नहीं करता था। मैं खुद की निगाह में गिर चुका था। मुझे लगता था कि जीवन में सिर्फ शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप शिक्षा में सफल हैं, आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो ही आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। और अगर आप शिक्षा में असफल हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे दादाजी ने मुझे प्रेरणा दी, मुझे सम्मान के साथ जीना सिखाया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप कुछ कहते हैं तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करके दिखाएंगे तो सभी लोग आप पर विश्वास करेंगे। मैं चाहूंगा आप कह करके नहीं, करके दिखाएं और सभी लोग आपका विश्वास करेंगे। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आत्मसम्मान करिए, खुद का आत्मसम्मान करिए। और आत्मसम्मान, आपको कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिससे कि आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, दूसरों को सम्मान देना शुरू करिए। जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, सबको सम्मान देना शुरू करिए। सबको नमस्ते, आप विनम्रता से सबके साथ बोलिए। जो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जो जवाब में आपको फीडबैक मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा। चांसेस ज्यादा है 100 लोग को जिनको आप सम्मान देंगे, 90 लोग आपको सम्मान देंगे। दूसरा तरीका, अध्ययन करिए। ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरक पुस्तकों का अध्ययन करिए जिनसे आपकी सोचने की गुणवत्ता में सुधार आता हो। ऐसी चीजों का, ऐसी किताबों का अध्ययन करें जिनसे कि आपकी सोच में, आपके अपने बारे में नजरिए में बदलाव आए कि आपके अंदर भी कुछ क्षमता है, आप भी सम्मान के लायक है। इसमें सबसे बेहतर मैं आपको सुझाव दूंगा, लोगों की जीवनियां पढ़ें जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तीसरा तरीका, ईश्वर में आस्था रखें। यह ध्यान रखें, अगर आप कर्म करेंगे तो ईश्वर सदैव आपकी सहायता करेगा। एक पुरानी कहावत भी है कि जो लोग अपनी खुद की सहायता करते हैं, ईश्वर भी उनकी सहायता करते हैं। अच्छे काम करिए। जब आप अच्छे काम करेंगे तो आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। जब आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो लोग आपकी एनर्जी को भी भांप लेंगे कि ये अच्छा महसूस कर रहा है, और आपके इर्द गिर्द भी अच्छे लोग आकर्षित होंगे। तो इसलिए अच्छे काम करने शुरू करिए और आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। चौथा तरीका आत्मसम्मान बढ़ाने का है, अच्छी सेहत डेवलप करिए। आप
अगर आप खुद सोचिए, जब आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती तो आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा नहीं महसूस करते। जब बीमार आदमी के पास आप जाते हैं तो आप देखते हैं उसका हाव भाव कैसा होता है, वह किस तरह की बातें करता है। तो इसलिए अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप अच्छा महसूस करेंगे, आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। और पांचवा तरीका, समाज के लिए कुछ करिए। जो भी छोटा मोटा आप कुछ कर सकते हो, किसी को किसी को भोजन देना, किसी बच्चे को पढ़ाना, कि सड़क पे अगर कोई जानवर असहाय स्थिति में है तो उसकी थोड़ी सी सहायता कर देना। मतलब कुछ भी अगर आप अच्छा करेंगे जिससे कि आप खुद की निगाहों में ऊपर उठेंगे तो आपका आत्मसम्मान बढ़ जाएगा। और मैं फिर कहूंगा, अगर आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है तो आप सड़क पर रेंगने वाले कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। अपना आत्मसम्मान बढ़ाइए, क्योंकि जीवन में आत्मसम्मान है तो सब कुछ है। अगर आप खुद का सम्मान करेंगे तो दुनिया का हर एक व्यक्ति आपका सम्मान करेगा। अगर कुछ लोग नहीं भी करते हैं तो उनकी समस्या है। अपनी पीठ थपथपाइए, जीवन में आगे बढ़िए और आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने कार्यक्रम को खत्म करते हैं सर, काफी समय हो चुका है। जी और जी हमारे जी एक जी अतिथि कृष्ण गोपाल गुप्ता जी कार्यक्रम से तकनीकी कारणों से जी विमुख हो चुके हैं, जी कार्यक्रम से हट चुके हैं। तो अपनी बातों को हम जी खत्म करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आप यंग जीनियस ग्रुप के दर्शकों को दे सकते हैं, जिससे अपने जी। कार्यक्रम को फिर खत्म किया जा सके। नहीं, बिल्कुल, बस मैं कुछ छोटी छोटी बातों से अपने खत्म करूंगा। आप जितने लोग भी हैं बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, एकमात्र व्यक्ति जो आपकी मदद कर सकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए, उसके लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी दूर जाएं और आपके घर में जहां भी एक आईना हो उसे आप देख लें। जो आपको उस आईने में नजर आएगा वही एकमात्र व्यक्ति होगा जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। और मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी स्पेशल हैं। ईश्वर ने हम सभी को बनाया है इतने टैलेंट के साथ, दो हाथ हमें दिए हैं और मस्तिष्क दिया है सोचने के लिए। आइए क्यों ना मिलकर कुछ अच्छा करें, कुछ जीवन में कुछ अपने लिए अच्छा करें, कुछ समाज के लिए अच्छा करें और इस दुनिया को बेहतर बनाएं। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर यंग जीनियस ग्रुप के द्वारा आदेश हुआ तो मैं दोबारा आऊंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मैं आप सभी के लिए ईश्वर से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप खूब ज्यादा आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। आशुतोष जी, यंग जीनियस ग्रुप, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया इस बात को साझा करने का। और ये मेरा पहला मौका था कि 3 लोग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को में जुड़े। अफसोस की बात है कृष्ण गोपाल सर तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं आशा करता हूं ये कार्यक्रम सार्थक हुआ होगा। और अगर कोई एक भी व्यक्ति इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुआ होगा तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना।